वो है यूरिया स्कैम के वक्त। यूरिया स्कैम क्या था? जब इसने खरीदना बंद कर दिया, और ये भी एक पॉलिसी डिसीजन के बाद में हुआ, तब स्कैम हुआ। पेमेंट कर दिया गया थ्रू ए बैंक इन स्विट्जरलैंड, और एक स्पून यूरिया भी इंडिया में नहीं आया। मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 अप्रैल 1996। मिस्टर नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टर के दौरान हुआ था, और उनके ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन इजीली नहीं करेंगे। पॉलिसी डिसीजन इज द बेसिस बिहाइंड दिस क्राइम्स। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी 6 महीने के लिए टू हेल्प नेशनल फर्टिलाइजर्स टू गो टू द रूट्स ऑफ द स्कैम, ये उन्होंने तुरंत बंद कराया और मेरी वहाँ से छुट्टी कराई। पर मैंने बाद में मुझे पता लगा कि इसमें जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले थे उनके खिलाफ तफ्तीश नहीं हुई। इसमें ये एक भारी कमी रह गई। सर, पॉलिसी डिसीजन चेंज करना इज नॉट इजी इन कंट्री लाइक इंडिया। तो क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर था या प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? अब्दुल रहमान अंतुले, इन्होंने इसे सीरियसली टेकअप किया था कि तफ्तीश करना कोई गुनाह नहीं है, जो दोषी नहीं है उनको दोषी बनाना गुनाह होता है। ये रिपोर्ट तो हमारी बन गई है, पर रिपोर्ट में पेश नहीं कर पा रहा हूँ। कि सेक्रेटरी मेरे पास आए थे, मेरे से मिले थे, मेरे से गिड़गिड़ाया था, मेरे पैरों में पड़ गए थे और कहा था ये रिपोर्ट आप पेश मत करिए, क्योंकि फिर जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया है इनके बारे में तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तफ्तीश जो की थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन केमिकल्स, इसको मैं पेश नहीं कर सकता। ये लो, तुम रखो रिपोर्ट। मैं क्या करूँगा रिपोर्ट? जो चाहे तुम करो। तो मैंने ये रिपोर्ट स्टेट्समैन के को दे दिया, और फिर स्टेट्समैन में ये रिपोर्ट निकली थी। स्टेट्समैन में उनको दोषी पाया था। वेरी वार्म वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ सेन में। दोस्तों भी जैसा कि आप सभी को टाइटल देख के पता ही लग गया होगा कि आज का जो एपिसोड है वो है यूरिया स्कैम के वक्त। जी हाँ दोस्तों, जो एक स्कैम जो 1300 करोड़ का हुआ था 1995-96 में हुआ, तो उसके बारे में हमने सर से जाना कि आफ्टर रिटायरमेंट, ये सर की जो रिटायरमेंट थी वो अप्रैल 96 में हुई थी, एंड उसके तुरंत बाद एक इतना बड़ा स्कैम हमें सबको देखने को मिला। एंड हमने इसमें सर से जाना कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग होती है, तो वो एक कितना क्रूशियल टास्क होता है, कितनी ही मीडिया डिबेट्स होती हैं, कितनी गवर्नमेंट सेटिंग्स होती हैं, लेकिन इस स्कैम को चलते हुए जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी मेकिंग में चेंजिंग आया, तो उस चीज़ के बारे में हमने सर से बात करी। एंड कितने कितने पब्लिक फिगर्स, कितने सेक्रेटरीज, रेवेन्यू सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, इन सब इसमें इन्वॉल्व थे। एंड बहुत सी चीज़ें इसमें हमने सर से बात करी। आई होप आप सबको केस बहुत पसंद आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। सर, सबसे पहले हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे क्या यूरिया स्कैम क्या था। 1995-1996 में 133 करोड़ का इतना बड़ा स्कैम होता है, तो एक बार ये हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए यूरिया स्कैम क्या था। यूरिया जरूरत होती है फार्मर्स को। इंडिया और चाइना दो कंट्रीज ऑफ एशिया हैं जिसमें वेरी लार्ज, बहुत बड़े पैमाने में यूरिया की ज़रूरत होती है। दोनों कंट्रीज इंडिजिनसली इतना यूरिया नहीं बनाते हैं, तो दोनों को ही मार्केट ऑफ द वर्ल्ड में जाना पड़ता है, यूरिया खरीदना पड़ता है। इंडिया भी जाती है, चाइना भी जाती है, दोनों अलग अलग टाइम में जाते थे और खरीदते थे। तो इंडिया में एक सेट प्रैक्टिस था, ये इंडिया का जो यूरिया है एक ही मिनिस्ट्री खरीदेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसकी एक ही एजेंट होगी, MMTC, माइंस एंड मिनरल्स एंड मेटल्स प्रोडक्शन कंपनी, वो खरीदेगी। वो जाएंगे मार्केट में खरीदेंगे। जब इसने खरीदना बंद कर दिया, और ये भी एक पॉलिसी डिसीजन के बाद में हुआ, तब स्कैम हुआ। और ये स्कैम छोटा मोटा नहीं था। 133 करोड़ रुपए एक कंपनी, जो बाद में पता लगा एक छोटी मोटी टूरिज्म कंपनी ऑफ टर्की है, उसको पेमेंट कर दिया गया थ्रू ए बैंक इन स्विट्जरलैंड, और एक स्पून यूरिया भी इंडिया में नहीं आया। तो ये है स्कैम। 133 करोड़, $33 million plus payment to a virtually non-existent urea company known as the Carson in 1995-96. This is the scam.
सर ये स्कैम हुआ 1995-1996 में, बट जहाँ तक हमने आपकी जर्नी देखी है आपका रिटायरमेंट 1995 में हो चुका था, तो आपका इन्वॉल्वमेंट इस केस में कैसे हुआ, आपका रोल क्या था? मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 अप्रैल 1996, पर आप जो कह रहे हो बिल्कुल वाजिब है। मेरा सीबीआई में रहते हुए यूरिया स्कैम से कोई कनेक्शन नहीं रहा। हुआ क्या, मैं तो रिटायर हुआ अप्रैल में, और रिटायरमेंट के तुरंत बाद सेक्रेटरी केमिकल्स, जिनको मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि हम दोनों हिंदू कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी, वो ने मुझे कहा टेलीफोन से कि मेरी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक सो कॉल्ड यूरिया स्कैम में अच्छी तरह फंसी हुई है। मैं चाहता हूँ आप इस स्कैम को देखें और मुझे बताइए ये क्या कैसे हुआ, हाउ वाज इट पॉसिबल। तो रिटायरमेंट के बाद मैं एसोसिएटेड हुआ विद दिस स्कैम। तो सर ये स्कैम हुआ कैसे एंड आपने रिटायरमेंट के बाद इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करा? मिस्टर नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टर के दौरान हुआ था और उनके ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन इजीली नहीं करेंगे, और उसी टाइम फॉर्चुनेटली 13 दिन की गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी आई। तो मेरे जान पहचान के एक जर्नलिस्ट थे जो बीजेपी के थिंक टैंक में थे, मिस्टर टीवी शनाय। मैंने एक दिन उनको मेरे घर बुलाया इसी पीरियड में और बताया कि इतना बड़ा क्राइम हो गया है जिसमें जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन ली टू मेक नेशनल फर्टिलाइजर्स द कैनलाइजिंग एजेंट फॉर बाइंग यूरिया, जहाँ तक कि ये यूरिया अब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स खरीदती थी थ्रू एमएमटीसी और उनके तरफ से कोई शॉर्टफॉल नहीं किया। ये पॉलिसी डिसीजन इज द बेसिस बिहाइंड दिस क्राइम, स्पेशली बिकॉज द एडवांस पेमेंट of 133 crores equal to $33 million was paid through the influence of प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बारे में अगर तफ्तीश हो तो सीबीआई को करना चाहिए तफ्तीश। मिस्टर शेनाय अडवाणी साहब से मिले, मेरी मीटिंग कराई मुरली मनोहर जोशी जी से जो होम मिनिस्टर थे। मैंने उनको सारी बात बताई और तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने और अडवाणी साहब ने वाजपेयी जी के ऑफिस को बताया, और विद इन ए फ्यू डेज सीबीआई को ऑर्डर्स मिले तफ्तीश करो। जब सीबीआई के ऑर्डर्स मिले जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तो पहला काम मेरे जो फॉर्मर डायरेक्टर थे विजय रामा राव ने किया, जो मेरी जो एसोसिएशन थी विद दिस इन्वेस्टिगेशन को उसको बंद कर दिया। मेरी जो अपॉइंटमेंट थी 6 महीने के लिए टू हेल्प नेशनल फर्टिलाइजर्स टू गो टू द रूट्स ऑफ द स्कैम, ये उन्होंने तुरंत बंद कराया और मेरी वहाँ से छुट्टी करा दी। तो मैं तो सिर्फ 3 महीने वहाँ पर रहा, उसके बाद मैंने तो देखा नहीं क्राइम को। पर मैंने बाद में मुझे पता लगा कि इसमें जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले थे उनके खिलाफ तफ्तीश नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर के अपने लड़के जो इन्वॉल्व थे इस क्राइम में उनके खिलाफ तफ्तीश नहीं हुई। उनके फ्रेंड्स के खिलाफ हुई, संजीव राव, प्राइम मिनिस्टर के नेव्यूज़ के खिलाफ हुई जो इन्वॉल्व थे, जो एजेंट बने थे कार्सन के, जिसके थ्रू कार्सन एजेंट बन के टेंडर दिया था, उनके खिलाफ ज़रूर तफ्तीश हुई। सारे कन्विक्ट भी हुए। 23 साल केस करीब चला, 13 साल शायद केस, 23 ईयर्स केस चला और सारे कन्विक्शन हुए। केस के कन्विक्शन और कोर्ट की फाइंडिंग्स आप लोगों के सामने है। पर इसमें आप देखेंगे जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया था, जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी केमिकल्स थे, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनके बारे में जजमेंट में कुछ नहीं है क्योंकि ये प्रोसिक्यूट भी नहीं हुए, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। तो इसमें ये एक भारी कमी रह गई। सर पॉलिसी डिसीजन चेंज करना इज नॉट इजी इन कंट्री लाइक इंडिया, तो क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर था या प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? तो एक चीज़ और मैं आप बताऊं, मैं जब बॉम्बे ब्लास्ट तफ्तीश कर रहा था तो मेरे एक एसपी थे, उन्होंने कुछ एक्शन लिए थे अगेंस्ट सम पीपल जो शायद इन्वॉल्व नहीं थे, पर सस्पिशन था उनके खिलाफ। तो दिस मैटर को जो बॉम्बे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अब्दुल रहमान अंतुले, इन्होंने इसे सीरियसली टेकअप किया था और मुझे उनको एक्सप्लेन करना था ये जो तफ्तीश इन लोगों के खिलाफ हुई है वो जाने अनजाने नहीं हुई है, जानबूझकर हुई है, और ये पता लगाना था उनका रोल क्या था। उनके खिलाफ कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, हमको पता लगाना था उनका क्या इन्वॉल्वमेंट, और हमने तफ्तीश करके पाया वो इन्वॉल्व नहीं है।
तफ्तीश करना कोई गुनाह नहीं है। उनको मैं जाके मिला और उनको समझाया कि तफ्तीश करना कोई गुनाह नहीं है, जो दोषी नहीं है उनको दोषी बनाना गुनाह होता है। तो आप हमारे तफ्तीश से नाराज़ ज़रूर हो गए होंगे, और आपको समझना पड़ेगा जब हम बॉम्बे ब्लास्ट की तफ्तीश कर रहे थे और इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, इसलिए हमने इनके बारे में तफ्तीश की थी। हमारी कोई दुश्मनी उन लोगों के साथ नहीं थी। मेरे एक्सप्लेनेशन से वो खुश हुए और फिर मेरा जाना आना उनके साथ रहा। वो बैरिस्टर थे, समझदार आदमी थे, और मैं उनसे मिलता रहा। इसका कनेक्शन फिर बाद में स्कैम से हुआ, क्योंकि मैं उनसे मिलता रहा और मैं सीबीआई से रिटायर कर चुका था, और मैंने जो काम किया था उसके बारे में उनसे चर्चा हो रही होती थी, और मैंने उनको बताया जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले जिन्होंने इस क्राइम के में इन्वॉल्व हो सकते थे, मैं नहीं कहता वो हैं, पर उन्होंने पॉलिसी डिसीजन क्यों चेंज की। पुरानी एक पॉलिसी थी कि एमएमटीसी इंपोर्ट करेगा, क्यों उन्होंने नेशनल फर्टिलाइज़र को बनाया, और फिर उसके बाद क्यों मदद की उन्होंने एडवांस पेमेंट के लिए। ये लोग जो इन्वॉल्व थे इनके खिलाफ कोई तफ्तीश सीबीआई ने नहीं की, और जो पैसा प्राइम मिनिस्टर के बेटे को मिली उसके बारे में भी सीबीआई ने कोई तफ्तीश नहीं की। अब बाई चांस मिस्टर अंतुले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ केमिकल्स के चेयरमैन थे। एक पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट में बनती है और वेरियस सब्जेक्ट्स, एक केमिकल्स की भी थी, और यूरिया केमिकल बनता है। तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने इस पर तफ्तीश शुरू की एज चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन केमिकल्स, और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन चेंज किया था इनको दोषी पाया। और फिर वो मुझे बताते हैं, अब जो उन्होंने मुझे उस टाइम बताया था, ये रिपोर्ट तो हमारी बन गई है, पर रिपोर्ट में पेश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मना किया। और उनके सेक्रेटरी मेरे पास आए थे, मेरे से मिले थे, मेरे से गिड़गिड़ाया था, मेरे पैरों में पड़ गए थे और कहा था ये रिपोर्ट आप पेश मत करिए, क्योंकि फिर जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया है इनके बारे में तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तो मैं ये तफ्तीश जो की थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन केमिकल्स, इसको मैं पेश नहीं कर सकता। ये लो तुम रखो रिपोर्ट, मैं क्या करूँगा रिपोर्ट का, जो चाहे तुम करो। तो मैंने ये रिपोर्ट स्टेट्समैन के जो एडिटर थे मानस घोष, जिनको मैं जानता था, उनको दे दिया था, और फिर स्टेट्समैन में ये रिपोर्ट निकली थी। स्टेट्समैन में उनको दोषी पाया थे। तो जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन चेंज कराया था उनके खिलाफ तो कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन केमिकल्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि यूरिया स्कैम, इतना बड़ा स्कैम जो हुआ वो क्या था, पॉलिसी डिसीजन कैसे चेंज हुआ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और क्या क्या नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज माइन।